सुबह का आसमान धुंध से ढका हुआ था। सूरज पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वह भी आने वाले भविष्य से डर रहा हो। अकादमी के मुख्य द्वार के सामने एक काफिला तैयार खड़ा था। मजबूत घोड़े, हथियारों से लैस प्रहरी और बीच में एक काला रथ। यही रथ कायन को राजधानी तक ले जाने वाला था। कायन चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकला। उसके कंधों पर अब पहले से अधिक भार था। ये भार किसी बोझ का नहीं, जिम्मेदारी का था। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह अब केवल अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, बल्कि कई लोगों की उम्मीदें भी अपने साथ ढो रहा है। सारा द्वार के पास खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी ताकि कायन कमजोर न महसूस हो। उसने धीरे से कहा कि राजधानी बहुत खतरनाक जगह है, वहां भरोसा करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। कायन ने सिर हिलाकर उसकी बात समझ ली। रुद्रसेन ने उसे एक छोटा सा धातु का ताबीज दिया। उस पर पुराने चिन्ह खुदे हुए थे। उन्होंने बताया कि यह अकादमी का गुप्त प्रतीक है, जो संकट के समय उसकी पहचान और सुरक्षा करेगा। लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि असली लड़ाई इस ताबीज से नहीं, उसके दिल से लड़ी जाएगी। रथ चल पड़ा। पहिए पत्थरों पर घिसटते हुए आवाज कर रहे थे। रास्ते के दोनों ओर जंगल धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे थे। वही जंगल जहां उसने पहली बार मौत को मात दी थी। कायन ने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन उस जगह को विदा कहा। सफर लंबा था, दिन रात में बदले, रात फिर दिन में। कभी बारिश हुई, कभी तेज हवा चली। हर बदलता मौसम जैसे उसके जीवन के बदलते अध्यायों का प्रतीक था। इस यात्रा ने उसे सोचने का बहुत समय दिया। उसे अपनी माँ की याद आई, जो हमेशा कहती थी कि असली ताकत तलवार में नहीं, सहनशक्ति में होती है। तब वह बात समझ नहीं पाया था, लेकिन अब हर दर्द, हर संघर्ष के बाद उसका अर्थ साफ होता जा रहा था। रास्ते में वे कई छोटे गांवों से गुजरे। वहां के लोग गरीबी और डर में जी रहे थे। कुछ जगहों पर छाया सेना के निशान साफ दिखते थे। जले हुए घर, उजड़े खेत और सूनी आंखें। ये देखकर कायन का दिल भारी हो गया। वह समझ गया कि यह लड़ाई केवल उसकी नहीं, पूरे राज्य की है। तीसरे दिन दूर से ऊंची दीवारें दिखाई दीं। विशाल मीनारें, चमकते गुंबद और अंतहीन इमारतें। यही थी राजधानी, शक्ति का केंद्र, षड्यंत्रों का घर, सपनों और कब्रों का शहर। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, भीड़ बढ़ती गई। व्यापारी, सैनिक, साधु, भिखारी, सब एक ही रास्ते पर चल रहे थे। हर चेहरे पर अलग कहानी थी, अलग संघर्ष था। कायन को लगा जैसे वह पूरी दुनिया को एक साथ देख रहा हो। शहर के द्वार पर कड़ी जांच हुई। प्रहरी हर आने जाने वाले को ध्यान से देख रहे थे। जब उन्होंने कायन का ताबीज देखा तो तुरंत सम्मान से झुक गए। ये देखकर कायन को पहली बार अपनी नई पहचान की ताकत समझ में आई। अंदर प्रवेश करते ही शोर ने उसे घेर लिया। गाड़ियों की आवाज, दुकानदारों की पुकार, हथौड़ों की चोट और दूर से आती प्रार्थनाओं की ध्वनि। ये शहर कभी सोता नहीं था। यहाँ हर पल कोई सपना टूटता था, कोई सपना बनता था। उसे एक विशेष भवन में ले जाया गया, जहाँ राजधानी के चुने हुए योद्धा ठहरते थे। कमरा बड़ा था, लेकिन ठंडा और अनजान। दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं थी, कोई अपनापन नहीं था। ये जगह शक्ति की थी, भावना की नहीं। रात को वह खिड़की के पास खड़ा होकर शहर को देखने लगा। हजारों दीपक चमक रहे थे, जैसे जमीन पर तारे बिछे हों। लेकिन वह जानता था कि इस रोशनी के नीचे कितना अंधकार छुपा है। उसी रात उसे एक गुप्त संदेश मिला, बिना नाम के, बिना हस्ताक्षर के। केवल एक पंक्ति लिखी थी, हम तुम्हें देख रहे हैं। ये पढ़कर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दुश्मन पहले से जाग चुके थे। कायन ने पत्र जला दिया और गहरी सांस ली। डर उसके भीतर आया, लेकिन रुका नहीं। उसने अपनी मुट्ठी भींची और खुद से कहा कि वह चाहे कितना भी अकेला हो जाए, पीछे नहीं हटेगा। राजधानी ने उसका स्वागत नहीं किया था, उसने उसे चुनौती दी थी। और कायन ने मन ही मन उसे स्वीकार कर लिया। राजधानी की सुबह हमेशा शोर से शुरू होती थी। सूरज निकलने से पहले ही गलियां जाग जाती थीं। दुकानों के शटर उठते, घोड़ों की टापें गूंजती और लोगों की आवाज़ें हवा में घुल जातीं। लेकिन उस दिन कायन को ये सब दूर दूर तक खाली लगा, जैसे वह भीड़ के बीच होकर भी अकेला चल रहा हो। वह अपने कक्ष से बाहर निकला और भवन के गलियारे में धीरे धीरे आगे बढ़ा। दीवारों पर पुराने युद्धों की चित्रकारी थी। हर चित्र में खून, आग और वीरता दिखाई दे रही थी। उन चेहरों को देखकर उसे एहसास हुआ कि राजधानी केवल सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि बलिदानों का कब्रिस्तान भी है। नाश्ते के कक्ष में कई योद्धा बैठे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ आपस में योजनाएं बना रहे थे। लेकिन जैसे ही कायन अंदर आया, बातचीत धीमी पड़ गई। कई निगाहें उसकी ओर उठीं, कुछ जिज्ञासा से, कुछ ईर्ष्या से और कुछ शुद्ध शत्रुता से। उसने ये सब अनदेखा किया और चुपचाप एक कोने में बैठ गया।
उसके भीतर अब पुरानी घबराहट नहीं थी। उसने सीख लिया था कि लोगों की नज़रें अक्सर तलवार से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। कुछ देर बाद एक लंबा, गठीला युवक उसके पास आया। उसकी आंखें तेज थीं और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान भरोसेमंद नहीं लगती थी। उसने अपना परिचय अर्जुन के रूप में दिया और कहा कि वह भी विशेष दल का सदस्य है। उसकी आवाज़ में मित्रता थी, लेकिन कायन को उसमें छुपा हुआ घमंड महसूस हुआ। अर्जुन ने इशारों इशारों में यह जताया कि राजधानी में टिके रहना आसान नहीं है। यहाँ केवल ताकत काफ़ी नहीं होती, यहाँ चालाकी और रिश्ते भी चाहिए होते हैं। कायन ने केवल इतना कहा कि वह राजनीति सीखने नहीं, लड़ने आया है। ये सुनकर अर्जुन हल्का सा हंसा, जैसे किसी बच्चे की बात सुन ली हो। दोपहर को सभी नए योद्धाओं को प्रशिक्षण मैदान में बुलाया गया। वह मैदान इतना विशाल था कि उसकी सीमा नजर नहीं आती थी। चारों ओर ऊंची दीवारें और प्रहरी खड़े थे। ये जगह परीक्षा के लिए बनाई गई थी, दया के लिए नहीं। प्रशिक्षक ने बिना किसी भूमिका के घोषणा की कि आज उनका मूल्यांकन होगा। जो असफल होगा उसे वापस भेज दिया जाएगा। ये सुनते ही कई चेहरों पर चिंता छा गई। राजधानी में रहना सम्मान था और वापस जाना अपमान। पहली परीक्षा सहनशक्ति की थी। सभी को भारी पत्थर उठाकर मैदान का चक्कर लगाना था। कई लोग पहले ही चक्कर में हाँफने लगे। कायन ने भी पत्थर उठाया। वजन असहनीय था, लेकिन उसने दांत भींच लिए। उसके मन में जंगल का युद्ध घूम गया। उस दर्द के सामने ये कुछ भी नहीं था। दूसरी परीक्षा मुकाबले की थी। एक एक करके योद्धाओं को आपस में लड़ना था। जब कायन का नाम पुकारा गया तो सामने अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में अब खुली चुनौती थी। वह साबित करना चाहता था कि वह श्रेष्ठ है। युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन तेज था, अनुभवी था और हर वार सोच समझकर कर रहा था। कई बार कायन मुश्किल से बचा। उसके शरीर पर चोटें आईं, सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपनी शक्ति को नियंत्रण में रखा। वह जानता था कि अंधकार को अभी पूरी तरह खोलना खतरनाक होगा। लंबे संघर्ष के बाद एक सही मौके पर कायन ने अर्जुन के वार को मोड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। तलवार उसकी गर्दन पर थी। मैदान में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों में हार और सम्मान दोनों थे। प्रशिक्षक ने घोषणा की कि कायन ने परीक्षा पास कर ली है। अब वह आधिकारिक रूप से राजधानी के विशेष योद्धाओं में शामिल है। यह उपलब्धि बड़ी थी, लेकिन इसके साथ खतरा भी बढ़ गया था। शाम को वह छत पर खड़ा होकर शहर को देख रहा था। अब उसे लगने लगा था कि हर छत से कोई न कोई उसे देख रहा है। हर परछाई में कोई रहस्य छुपा है। वह समझ गया था कि राजधानी में असली युद्ध तलवारों से कम, दिमाग से ज्यादा लड़ा जाता है। उसी रात उसे एक और संदेश मिला। इस बार केवल एक शब्द लिखा था, परीक्षा। वह मुस्कुराया नहीं, वह डर भी नहीं गया। उसने केवल अपनी आंखें बंद की और खुद को तैयार किया, क्योंकि उसे पता था अब असली खेल शुरू हो चुका है। रात राजधानी पर धीरे धीरे फैल रही थी। ऊंची इमारतों पर जलते दीपक तारों की तरह चमक रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी भी गलियों के अंधेरे को पूरी तरह मिटा नहीं पा रही थी। हर कोने में कोई न कोई छाया छुपी हुई थी, जैसे शहर खुद ही अपने रहस्यों की रक्षा कर रहा हो। कायन अपने कमरे में बैठा उस एक शब्द को बार बार याद कर रहा था, परीक्षा। वह जानता था कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं होगी। राजधानी में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर कदम के पीछे कोई न कोई चाल छुपी होती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। बाहर एक मौन दूत खड़ा था, चेहरे पर कोई भाव नहीं, हाथ में मुहरबंद पत्र। उसने बिना कुछ कहे पत्र आगे बढ़ाया और तुरंत लौट गया। उसका आचरण इतना यांत्रिक था कि कायन को सिहरन हुई। कायन ने धीरे से पत्र खोला। अंदर सुनहरे अक्षरों में लिखा था कि उसे आधी रात को पुराने महल के पूर्वी प्रांगण में पहुंचना है, अकेले, बिना किसी को बताए। नीचे कोई नाम नहीं था, केवल एक काली मुहर थी जिस पर छाया का चिन्ह बना था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये स्पष्ट जाल था, लेकिन मना करना भी संभव नहीं था। राजधानी में चुप रहना अक्सर सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। उसने गहरी सांस ली और जाने का निश्चय किया। रात गहरी हो चुकी थी जब वह भवन से निकला। गलियां लगभग खाली थीं, केवल दूर कहीं पहरेदारों की आवाज़ और कुत्तों के भौंकने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उसका हर कदम सावधान था। हर मोड़ पर उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। पुराना महल शहर के सबसे पुराने हिस्से में था। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां अंधेरी थीं और दरवाजे जंग खाए हुए थे। ये जगह वर्षों से वीरान पड़ी थी, फिर भी आज वहां हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। भारी आवाज़ गूंजी और पूरा भवन मानो जाग उठा। कायन ने तुरंत अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया और चारों ओर नजर दौड़ाई। प्रांगण के बीचों बीच एक गोल मंच था। उस पर 3 आकृतियां खड़ी थीं। सभी ने लंबे चोगे पहन रखे थे।
उनके चेहरे ढके हुए थे, केवल आंखें दिखाई दे रही थीं, जो असामान्य रूप से चमक रही थीं। तू समय पर आ गया, एक ने गहरी आवाज में कहा। इसका मतलब है, तू डरता नहीं। कायन ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि वह डरता है, लेकिन डर से भागता नहीं। ये सुनकर तीनों आकृतियों में से एक हल्का सा हंसा। उन्होंने बताया कि वे राजधानी की गुप्त परिषद के प्रतिनिधि हैं। उनका काम योग्य योद्धाओं को चुनना और उन्हें विशेष अभियानों के लिए तैयार करना है। लेकिन इस समूह में प्रवेश करना आसान नहीं होता। इसके लिए आत्मा की भी परीक्षा होती है। फिर अचानक जमीन चमक उठी। मंच पर प्राचीन चिन्ह उभर आए। हवा भारी हो गई। कायन को लगा जैसे उसका मन खींचा जा रहा हो। उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। अगले ही पल वह कहीं और था। चारों ओर जलता हुआ गांव, चीखते लोग, भागते बच्चे, और बीच में वह खुद, खून से सना हुआ। उसके हाथों में जलती हुई शक्ति थी। यह क्या है? उसने घबराकर कहा। एक आवाज गूंजी, तेरा भविष्य, अगर तू नियंत्रण खो दे। उसने अपनी माँ को देखा, उसे डांटते हुए नहीं, डरते हुए, उससे भागते हुए। ये दृश्य उसके दिल को चीर गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं बनूंगा, उसने पूरी ताकत से चिल्लाया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को शांत किया। उसने दर्द, डर और क्रोध को एक साथ बांध लिया। उसने खुद को याद दिलाया कि वह क्यों लड़ रहा है। धीरे धीरे दृश्य टूटने लगा। आग बुझ गई, चीखें खामोश हो गईं, और वह फिर मंच पर खड़ा था। तीनों आकृतियां उसे ध्यान से देख रही थीं। तूने पहला द्वार पार कर लिया, एक ने कहा, लेकिन ये केवल शुरुआत है। आगे और भी अंधेरे हैं। कायन ने मुट्ठी भींच ली। उसकी पीठ पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वह जानता था, ये रास्ता उसे या तो महान बनाएगा, या पूरी तरह तोड़ देगा। पुराने महल का प्रांगण अब पहले से अधिक शांत लग रहा था। हवा भारी थी, जैसे उसमें कोई अदृश्य दबाव घुल गया हो। कायन के कानों में अब भी उन जले हुए गांव की चीखें गूंज रही थीं, हालांकि वह सब एक भ्रम था। लेकिन वह भ्रम इतना सजीव था कि उसे सच से अलग करना मुश्किल हो रहा था। तीनों नकाबपोश आकृतियां धीरे धीरे मंच के चारों ओर घूमने लगीं। उनके कदमों की आवाज पत्थरों पर गूंज रही थी, मानो समय खुद चल रहा हो। उनमें से एक ने कहा कि पहली परीक्षा केवल ये देखने के लिए थी कि कायन अपने डर और भविष्य की संभावना को स्वीकार कर सकता है या नहीं। जो लोग वहां टूट जाते हैं, वे कभी वापस सामान्य नहीं हो पाते। कायन ने गहरी सांस ली। उसे अब समझ में आ रहा था कि यह परिषद साधारण नहीं है। ये लोग केवल शक्तिशाली योद्धा नहीं चाहते थे, बल्कि ऐसे लोग चाहते थे जो अपने भीतर के राक्षस को भी काबू में रख सकें। दूसरी आकृति ने हाथ उठाया। जमीन पर बने चिन्ह फिर से चमक उठे। हवा ठंडी हो गई। कायन को लगा जैसे उसकी आत्मा पर कोई बोझ डाल दिया गया हो। उसके सीने में अजीब सी जकड़न पैदा हो गई। अब आवाज गूंजी, तेरी स्मृतियों की परीक्षा होगी। अचानक वह फिर खींच गया। इस बार वह अपने पुराने घर में खड़ा था। टूटी छत, गीली दीवारें, और कोने में बैठी उसकी माँ, कमजोर, बीमार, कमजोर आवाज में उसे पुकारती हुई, कायन, बेटा। उसका दिल कांप गया। वह दौड़कर उसके पास जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। तभी दृश्य बदल गया। उसकी बहन सामने आई, मुस्कराती हुई, जीवित, जैसे कभी मरी ही न हो। भैया, मेरे साथ चलो। उसने हाथ बढ़ाया। कायन का गला सूख गया। ये वही दृश्य था जिसकी उसने सालों से कामना की थी। अगर वह आगे बढ़ जाए, तो शायद सब वापस मिल जाए। ये झूठ है, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मैं यहीं रुक जाऊं, तो क्या गलत होगा? आवाज गूंजी, ये तेरी इच्छा है, शांति या संघर्ष? कायन कांप उठा। उसने माँ और बहन को देखा, फिर जंगल, फिर बच्चे, फिर सारा, फिर वे गांव जो जल चुके थे। उसने मुट्ठी भींच ली। अगर मैं यहीं रुक गया, तो और लोग मरेंगे, और मैं खुद से नफरत करूंगा। उसने रोते हुए सिर झुका दिया। मुझे माफ करना, माँ से, बहन से, मैं अभी नहीं आ सकता। उसने आंखें बंद कर लीं और पीछे हट गया। दृश्य टूट गया। वह फिर प्रांगण में था। उसका शरीर कांप रहा था, घुटने कमजोर पड़ गए। वह गिरने ही वाला था कि एक अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया। तीनों आकृतियां अब स्थिर थीं। उनकी आंखों में पहली बार सम्मान था। बहुत कम लोग, एक ने कहा, ऐसा निर्णय ले पाते हैं। तूने सुख को ठुकराया, कर्तव्य को चुना, इसकी कीमत होती है। तीसरी आकृति आगे बढ़ी। उसने हाथ बढ़ाया, कायन के माथे को छुआ। तेज जलन हुई, मानो आग लग गई हो, लेकिन वह चीखा नहीं। उसने सहन किया। कुछ क्षण बाद दर्द समाप्त हो गया। ये बंधन है, अब तेरी आत्मा हमारे मार्ग से जुड़ चुकी है। पीछे लौटना आसान नहीं होगा।
कायन ने धीरे से पूछा। और अगर मैं मर गया? उत्तर आया, तो तू इतिहास बनेगा, और अगर जी गया तो किंवदंती। कायन ने सिर उठा लिया। उसकी आंखों में डर कम था, दृढ़ता ज्यादा। वह समझ गया था, ये रास्ता उसकी आत्मा की कीमत मांग रहा है, और उसने वह कीमत चुकाने का फैसला कर लिया था। पुराने महल का प्रांगण अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। हवा में एक नई गंभीरता थी, जैसे कोई अदृश्य समझौता हो चुका हो। कायन का शरीर अभी भी थकान और मानसिक दबाव से कांप रहा था, लेकिन उसका मन पहले से अधिक साफ था। उसे अब पता था कि वह किस रास्ते पर चल पड़ा है, और वह रास्ता वापस नहीं मुड़ता। तीनों नकाबपोश आकृतियां धीरे धीरे पीछे हटीं और उनके वस्त्रों से हल्की रोशनी फूटने लगी। पहली बार उनके चेहरे दिखाई दिए। वे साधारण नहीं थे। उनकी आंखों में वर्षों का अनुभव, युद्धों की यादें और अनगिनत मौतों का भार था। वे लोग सत्ता के पीछे छुपे असली रक्षक थे। उनमें से सबसे वृद्ध ने बताया कि वे छाया परिषद के सदस्य हैं। ये परिषद राज्य की रक्षा छाया में रहकर करती है। न कोई सम्मान, न कोई पदक, न कोई इतिहास में नाम। केवल बलिदान, केवल कर्तव्य। कायन ने चुपचाप सुना। उसे समझ आ गया कि यह वही जगह है जहां उसे होना चाहिए था। वह कभी प्रसिद्धि के लिए नहीं लड़ा था। वह केवल इसलिए लड़ा था ताकि कोई और उसकी तरह टूटे नहीं। परिषद ने बताया कि अब से वह गुप्त दल का हिस्सा होगा। ये दल उन मिशनों पर भेजा जाता है जहां सामान्य सेना विफल हो जाती है, जहां लौटने की संभावना बहुत कम होती है, जहां गलती का मतलब सीधी मौत होता है। फिर उन्होंने उसे एक काला कंगन दिया। उस पर वही प्राचीन चिन्ह था जो ताबीज पर था, लेकिन और गहरा और शक्तिशाली। ये कंगन उसकी पहचान भी था और उसकी जंजीर भी। इसके माध्यम से परिषद उसकी स्थिति और ऊर्जा पर नजर रख सकती थी। कायन को हल्की झिझक हुई, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। वह जानता था कि पूरी स्वतंत्रता इस दुनिया में केवल सपनों में मिलती है। असलियत में हर ताकत के साथ कोई न कोई बंधन जुड़ा होता है। उसी समय प्रांगण के दूसरे छोर से कुछ और युवक युवतियां आगे आए। वे भी चुने हुए थे। उनकी आंखों में भी वही मिश्रण था, डर, उम्मीद और जिद। कायन समझ गया कि ये अब उसके साथी होंगे, या कभी कभी प्रतिद्वंद्वी। उनमें से एक लड़की, जिसके बाल चांदी जैसे थे, उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी। उस मुस्कान में दोस्ती कम और चुनौती ज्यादा थी। कायन ने पहली बार महसूस किया कि वह अब अकेला योद्धा नहीं रहा। परिषद ने बताया कि गुप्त दल का पहला मिशन बहुत जल्द मिलने वाला है। सीमा के पार एक प्राचीन किला फिर से सक्रिय हो रहा है, जहां से छाया सेना को शक्ति मिल रही है। अगर उसे समय रहते न रोका गया तो पूरा उत्तर क्षेत्र जल सकता है। ये सुनकर कायन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे समझ में आ गया कि यह मिशन सामान्य नहीं होगा। ये युद्ध की दिशा बदल सकता है। रात को वह अपने कमरे में लौटा। हाथ में वह काला कंगन था। वह उसे देर तक देखता रहा। उसे लगा जैसे ये छोटा सा धातु का टुकड़ा उसकी पूरी किस्मत बांध रहा हो। उसे अपनी माँ की आवाज़ याद आई, जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है सही रास्ता चुनना। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने चुन लिया है, माँ। अगले दिन से विशेष प्रशिक्षण शुरू होना था। पहले से कहीं कठोर, कहीं क्रूर। कई लोग टूटेंगे, कुछ भागेंगे, कुछ मरेंगे। कायन ने खिड़की से बाहर अंधेरी गलियों को देखा। अब वह केवल उनसे गुजरने वाला नहीं था, अब वह अंधेरे में उतरने वाला था, और वहां राज करने वाला था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।